नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्रीगंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हम मेवाड़ की सीरीज़ पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, और मेवाड़ में हमने पढ़ लिया था राव रतन सिंह, और राव रतन सिंह के बाद में हमने राणा हामिरदेव को पढ़ा था, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर। आज हम अपने आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देखिएगा, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी का इतिहास में हम जिस शासक के बारे में बात करते हैं वो है महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। तो चले आगे हम इसको शुरू करें। तो देखिएगा, इसमें महाराणा लाखा क्या नाम आता है? महाराणा लाखा। अगर महाराणा लाखा का समय हम शासनकाल से थोड़ा जोड़ के देखें तो इसका जो समय है वो लगभग 1382 से लेकर 1421 तक का माना जाता है। कहीं कहीं 1314 भी 1384 भी दे रखा है। लेकिन इसका जो टाइम है, शासनकाल है, वो किसके लिए जाना जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे इसमें अपने देखिएगा, महाराणा लाखा है, इसका जो शासनकाल है, यानी महाराणा जो लाखा का जो शासनकाल है वो किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें देखिएगा, इसके समय में हम देखते हैं कि महाराणा लाखा के समय के अंदर अगर विद्वानों को देखते हैं तो दो बड़े प्रसिद्ध विद्वान इसके समय माने जाते हैं। एक विद्वान का नाम है धनेश्वर भट्ट। क्या नाम है? धनेश्वर भट्ट है। और दूसरे जो विद्वान इसके समय माने जाते हैं उनका नाम आता है झोटिंग भट्ट। क्या नाम आता है? झोटिंग भट्ट। तो याद रखिएगा, धनेश्वर और झोटिंग भट्ट हैं, वो किसके समय के विद्वान माने जाते हैं? वो महाराणा लाखा के समय के माने जाते हैं। और इसी महाराणा लाखा के समय में एक झील का भी प्रश्न बनता है। वो झील का प्रश्न क्या बनता है कि महाराणा लाखा के शासनकाल में, याद रखिएगा, महाराणा लाखा ने नहीं बनवाई है, महाराणा लाखा के शासनकाल में एक झील का निर्माण किया गया और बड़ी प्रसिद्ध झील मानी जाती है। और उस झील का नाम आता है पिछोला झील। क्या नाम आता है उसका? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन याद रखिएगा, पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी 1387 ईस्वी के अंदर किया गया था। इसका मतलब है पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी 1387 ईस्वी को करवाया गया था। लेकिन किसके द्वारा करवाया गया था? एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, और उस बंजारे का नाम आता है क्षेत्रमल। उसका क्या नाम आता है? बंजारे का क्षेत्रमल। यानी क्षेत्रमल बंजारे के द्वारा करवाया गया था। कहीं चिड़ियामार बंजारा मिल जाता है, कहीं पिछू बंजारा भी मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। और इसने जो जिसकी याद में या जिसकी जो स्मृति में इसका निर्माण करवाया था झील का, तो वो है एक बैल। यानी इसने अपने बैल की स्मृति के अंदर एक झील का निर्माण करवाया था। वो झील का नाम क्या है? पिछोला झील। लेकिन ये किसके शासनकाल में बनी है झील? तो याद रखिएगा, ये किसके शासनकाल में है? महाराणा लाखा के शासनकाल में माने जाते हैं। देखिएगा, इसके बाद में हम देखते हैं, इसके समय में एक खान का जो खोज होती है, खान की खोज होती है, जिसको आज भी हम बोलते हैं जावर की जो खान है, यानी जावर की जो जावर स्थान पर है। और ये जो सीसा जो जस्था है, इसके लिए बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसको हम ये भी कहते हैं कि चांदी की खान है। तो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दौर रहता है महाराणा लाखा के समय में। ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के लोग इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी राज्य या प्रांतीय सरकार पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो केंद्रीय सरकार थी उसकी क्या भूमिका थी? क्या मेवाड़ पर उस समय कोई आक्रमण हुआ महाराणा लाखा के शासनकाल में? ये विषय जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इस समय देखिएगा, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ी एक इस प्रकार की गतिविधि हुई थी। और आप सब जानते हो कि इसके शासनकाल के समय में अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कि इस समय जो दिल्ली सल्तनत है, इस समय जो अगर हम शासक की बात करेंगे तो उसमें आएगा नासिर तुगलक। क्या नाम आएगा? नासिर तुगलक नाम का कोई शासक इसके शासनकाल के समय में रहा था। और इसी समय हमने एक चीज और देखी कि इसी समय होता है तैमूर का आक्रमण। किसका आक्रमण होता है?
तैमूर, आपने नाम सुना होगा। तैमूर का जो आक्रमण होता है वो 1398 ईस्वी में होता है, 1398 ईस्वी में होता है। इस समय तुगलक वंश का नासिर तुगलक नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर शासन कर रहा था। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन दिल्ली वाले, दिल्ली सल्तनत के लोग इस समय बाहरी आक्रमणों से जूझ रहे थे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य में बाहरी आक्रमणों से कुछ न कुछ शांति मिली हुई है, दिल्ली की तरफ से कुछ शांति इस समय मिली हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी समय जो महाराणा लाखा है, महाराणा लाखा का जो संबंध है चौहानों के साथ में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और याद रखिएगा, अगर आपने इसका शासनकाल पढ़ा है और इसी शासनकाल में हम एक बात पढ़ते हैं, चौहानों से संबंध पढ़ते हैं कि इसका जो चौहान है, इस समय जो बूंदी के जो चौहान थे, कौन से क्षेत्र के चौहान थे? जो बूंदी के चौहान थे। और आप सब जानते हो बूंदी के हाड़ा चौहान है, और उसी समय से बरसिंह हाड़ा का नाम हम लेंगे, चाहे हमीर देव हाड़ा का नाम हम लेंगे, तो तमाम लोगों के साथ में उलझने पैदा हुई थी किसके? महाराणा लाखा की। लेकिन याद रखिएगा, महाराणा लाखा जब चौहानों से उलझा था तो उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक अंजल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन बड़ी मुश्किलें पैदा हुई थी उस टाइम के अंदर। तो वो दौर था महाराणा लाखा का, लेकिन महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा धारण की थी, और उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इसने मिट्टी का किला भी बनाया था। इसने क्या बनाया था? इसने तारागढ़ बनाया था। याद रखिएगा, तारागढ़, तारागढ़ कहाँ पड़ता है? बूंदी में, और एक कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बूंदी वाले की। तो इसको जो बूंदी का तारागढ़ है, इसकी सेम कॉपी बनाई थी इसने अपने ही शासनकाल में। कहाँ बनाई थी? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बनाई थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर इसने कौन सा किला बनाया था? मिट्टी का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था? तो याद रखिएगा, मिट्टी का किला इसने चित्तौड़गढ़ में क्यों बनाया था? वो मैंने अभी बताया था कि हाड़ा शासक भारी पड़ गए थे और इसे हाड़ौती से भागना पड़ा था महाराणा लाखा को। तो महाराणा लाखा का कुछ वाक्य थे, उसी को पूरा करने के लिए इसने डुप्लीकेट तैयार किया था मिट्टी का किला, और इसका सेनापति भी किसको बनाया था? कुंभकर्ण हाड़ा को। याद रखिएगा, मिट्टी के किला तारागढ़ जिसको नाम हम देते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में महाराणा लाखा ने अपने शासनकाल में बनाया था, और इसका जो सेनापति बनाया था, सेनापति किसको बनाया था? कुंभकर्ण हाड़ा को मारकर महाराणा लाखा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर इसने अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया था? पूरा किया था। तो ये बात ध्यान रखना है, ये भी महाराणा लाखा से जुड़ी हुई बात थी। अब ध्यान रखिएगा, महाराणा लाखा के बारे में एक और संबंध बनता है राठौड़ों के साथ में, चौहानों के साथ में इसकी उलझने जरूर हुई थी। अब हम देखिएगा, इसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था, और आप सब जानते हो पिछोला झील ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1857 की क्रांति का समय हो, या हम जग निवास, जग मंदिर के कारण इसको पढ़ते हो, तो ये तमाम बातें जो पिछोला झील है वो समेटे हुए, इतिहास के बहुत सारे पन्नों जो पल है उनको समेटे हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, महलों का जब हम जिक्र करेंगे तो हम इसके अंदर झीलों पर जो बने हुए महल है उनका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये याद रखिए किसके शासनकाल में मिली, तो हमने जरूर पढ़ा कि महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे जिसका नाम पिछू या चित्रमल बंजारा का नाम आता है। क्यों बनाई? तो एक बेल की स्मृति के अंदर इसका निर्माण उसने करवाया था। लेकिन आप देखिएगा, ये महाराणा लाखा का टाइम चल रहा था, तो इसी के समय में, यानी इसी का जो शासनकाल इस समय चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका परिवार की तरफ, यानी इसका जो परिवार है, इसके परिवार में हम 2-3 जो लड़कों का हम यहाँ इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसमें एक लड़का, इसका बड़ा लड़का था, उसका नाम क्या आता है? कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा का छोटा भाई था, उसका नाम क्या आता है? राघवदेव। लेकिन इतिहास ने यहां करवट ले ली कि कुंवर चूड़ा के जो भाग्य उसमें लिखा ही नहीं था कि मेवाड़ का उत्तराधिकार बनेगा। कैसा क्या हो जाता है अचानक? तो उसी कड़ी में हम राठौड़ों को साथ में थोड़ा अटैच कर लेते हैं। तो इसी समय हम राठौड़ वंश को पढ़ते हैं कि हमारा इस समय जो मारवाड़ चल रहा था, मारवाड़ के राठौड़ वंश थे इस समय, और मारवाड़ का जो राठौड़ था, यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम आता है रावचुंडा। याद रखिएगा, ये रावचुंडा है और ये कुंवर चूड़ा है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं लेकिन अपने समकालीन हैं। याद रखिएगा। अब इधर से कहानी हमने देखी थी साहब, यहां से एक व्यक्ति जिसका नाम आता है रणमल। रणमल बड़ा बेटा था रावचुंडा का, और इसकी एक बहन थी जिसका नाम आता है हंसाबाई। हंसाबाई। इस क्लास में हम इसकी पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमने जब मारवाड़ पढ़ा था, राठौड़ वंश पढ़ा था, तो हमने रणमल का जो टॉपिक है उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल पढ़ी है। वही बात हम दोबारा दोहराएंगे तो आपका समय भी बचेगा। तो इसलिए हम दोबारा ना दोहराकर, आप जो पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं वो राठौड़ वंश की प्ले लिस्ट में जो भी क्लासें हैं वहां जाकर आप इसे रणमल के राठौड़ का जो टॉपिक है वहां से आप इसको देख सकते हो, पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, हंसाबाई रणमल है, ये नाराज हो जाते हैं क्योंकि मारवाड़ का उत्तराधिकारी रणमल को बनाया नहीं जाता, तो ये यहाँ से नाराज होते हैं और इसी राज्य में चले जाते हैं
और मेवाड़ राज्य में जब आता है तो इसे धड़ला जागीर दी जाती है महाराणा लाखा के द्वारा। याद रखिएगा कि रणमल राठौड़ को जब मेवाड़ में आता है नाराज होकर अपने मारवाड़ की तरफ से, जब मेवाड़ में आता है, मेवाड़ के महाराणा लाखा थे, महाराणा लाखा ने इसको जागीर दी, उसका नाम क्या था, धड़ला की जागीर दी थी। लेकिन रणमल के मंसूबे पूरे नहीं हुए थे। राजनीतिक दूरदर्शिता को रखते हुए इस रणमल ने जो यहां पर पैर पसारने शुरू किए थे, उसके जो दूरगामी परिणाम है वो कुछ और ही आने वाले थे। लेकिन जैसे तैसे इसने करके इनके घर में फूट डलवा के महाराणा लाखा के साथ में अपनी जो बहन थी हंसाबाई का विवाह करवा दिया, और वो विवाह इस शर्त पर करवा दिया कि हंसाबाई का पुत्र ही महाराणा लाखा आपके आने वाले समय में उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये बहुत विषम परिस्थिति का सामना कर रहे थे महाराणा लाखा। बड़ा बेटा कुंवर चूड़ा मेवाड़ का शासक बनना चाहिए था, लेकिन इस रणमल की वजह, हंसाबाई की वजह से वो नहीं बन पाएंगे। तो हम एक लाइन पढ़ते हैं जो राव चुंडा है उसके लिए, तो इसके लिए सॉरी राव नहीं है, कुंवर चूड़ा के लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं कि मेवाड़ का विषम पितामह कहता है आजीवन कंवारा रहा था, बलिदान दिया था इसने अपने इस पिता के लिए। तो ये पूरी कहानी थी। अब हम क्या देखते हैं कि अब हम उत्तराधिकार में देखते हैं महाराणा लाखा के साथ में ब्याह हो जाता है किसका, हंसाबाई की शादी हो गई थी, और फिर इसी हंसाबाई से एक पुत्र प्राप्त होता है, तो उसका नाम है महाराणा मोकल। तो ध्यान रखिएगा, अब थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सी बातें अगर हमारी समझ में बैठ गई तो हमारे लिए पढ़ना कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं। कि हम चिंतन के साथ में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, तो वो चीज़ कभी हमारे दिमाग से स्लिप नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये जो महाराणा मोकल, इसका मतलब है महाराणा लाखा के बाद में जिस व्यक्ति को पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, महाराणा मोकल। अगर मैं सीधा ही प्रश्न यूं पूछ लूं कि महाराणा मोकल कहां से आ गया, महाराणा मोकल कहां से आया, तो याद रखिएगा महाराणा मोकल की जो माता है उसका नाम है हंसाबाई। उसका नाम क्या है, हंसाबाई है। और हंसाबाई का जो भाई है उसका नाम है रणमल। उसका नाम क्या है, रणमल है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि भाई ये इसके क्या लगती है, माता लगती है। यानी महाराणा मोकल की जो माता थी वो हंसाबाई थी, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से थोड़ी सी बात हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल अर्थात महाराणा लाखा से। इधर देखते हैं तो महाराणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम क्या था, कुंवर चूड़ा। उसका नाम क्या था। अब देखो ये कुंवर चूड़ा है, और कुंवर चूड़ा ने बलिदान दे दिया, मेवाड़ का विषम पितामह के नाम से जानते हैं। यहां इनके घर में हो गया विवाद, इनके घर में बहुत बड़ा षड्यंत्र होना शुरू हो गया। साहब कैसे, ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसी परिस्थिति बन गई है, महाराणा लाखा मरने वाले हैं, और महाराणा जो मोकल है वो इस समय 12 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, 12 साल का लड़का हो चुका है महाराणा मोकल। महाराणा लाखा जाने वाले हैं, सारी जिम्मेवारी एक बार कुंवर चूड़ा के पास में आने वाली है, लेकिन राजा तो महाराणा मोकल है। इसी बात से नाराज हो गया, इसी बात से ये धड़ा नाराज हो गया। हंसाबाई और रणमल ये दोनों मिल जाते हैं और किसके प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, कुंवर चूड़ा। अब कुंवर चूड़ा को अपने ही घर में जो मान सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, बड़े ओहदों पदों पर बैठे हुए लोग इसका तिरस्कार करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कुंवर चूड़ा है ये दुखी हो जाता है, और दुखी होकर ये मेवाड़ छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है। क्योंकि इसके पिता के जब तक थे तब तक बहुत ठीक चल रहा था, उनके पिता के मरते ही राजा ये था, नाम मात्र का उत्तराधिकारी जिसको हम बोलते हैं कि भाई कार्यकारी व्यक्ति था, लेकिन इधर वाले लोगों ने सब कुछ इनका उल्टा कर दिया। तो इसी वजह से इसे अपना घर छोड़ने की नौबत आई। तो साहब ये एक रियासत में पड़ोस में चला गया, और ये चला गया था मालवा। और मालवा का एक राजा है, उसका नाम है होशंग है। बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसने इसको अपने घर में रखा, शरण दी कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय के लिए तू मेरे पास में रहे। तो इसका मतलब है कुंवर चूड़ा आया, लेकिन बेचारे कुंवर चूड़ा का एक भाई था, उसका नाम आता है राघव देव। उसका क्या नाम आता है, राघव देव नाम का जो व्यक्ति था, इसकी हत्या करवाई थी इस रणमल नाम के व्यक्ति ने। तो ये कहानी शुरू हो जाती है साहब। अब रणमल यहां पर कार्यकारी जो व्यक्ति बन जाता है, और महाराणा मोकल का संरक्षक नियुक्त हो गया कुंवर चूड़ा के बाद में।
तो अब रणमल की सोच और दूरदर्शिता ने ऐसा काम किया, अपने जोधपुर घराना, जोधपुर नगर नहीं है इस समय, लेकिन मंडोर क्षेत्र से बड़े बड़े राठौड़ों को लाकर मेवाड़ के क्षेत्र में तैनात कर दिया। इससे मेवाड़ और राठौड़ों के बीच में तनातनी चली। इसका खामियाजा मेवाड़ रियासत ने भुगता था। तो ये बहुत ही अलग समय चल रहा था। इस समय एक अराजकता का माहौल बन गया था। लेकिन इसी बीच में क्या कुंवर चूड़ा वापस आएगा? अगर आएगा तो वो क्या करेगा? लेकिन कुंवर चूड़ा के बारे में ज्यादातर अपने को इतिहास में जानकारी नहीं रहती है। लेकिन अब महाराणा मोकल के बारे में हमें थोड़ा विस्तृत पढ़ना चाहिए। तो अब देखिएगा, अब बात समझ में आई होगी कि महाराणा लाखा के बाद में जो शासक बना है वो कौन बना है और कुंवर चूड़ा क्यों नहीं बना है, वो भी आपने सीख लिया होगा। ठीक है, रणमल कौन था ये बात भी समझ में आई होगी। रणमल एंट्री कर चुका है इनके घर में। हंसाबाई इनकी महाराणा लाखा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन लाखा मर गए। अब मोकल शासक बना, तो मोकल किसका बेटा है? हंसाबाई का, महाराणा लाखा का बेटा था। और रणमल उसका मामा लगता है और दूसरा कुंवर चूड़ा उसका बड़ा भाई था। तो ये इनका एक समीकरण बैठा था। अब साथ चलिएगा, देखते हैं हम महाराणा मोकल का इतिहास में शुरू करते हैं कि महाराणा जो मोकल हैं, जो महाराणा मोकल हैं, और ये हमारे मेवाड़ के शासक हैं। कहाँ के हैं ये? मेवाड़ के शासक थे महाराणा मोकल। महाराणा मोकल के सामने दो बड़ी परिस्थितियां बनती हैं। महाराणा मोकल के सामने दो बड़ी स्थिति बनती है कि उनके साथ में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, देखिए क्या स्थिति बनती है। तो हम दो जो कठिनाइयां हैं इनके जीवन की वो देखते हैं कि यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि नागौर के साथ में विवाद हो जाना। नागौर के साथ में विवाद हो जाना, नागौर के साथ में क्या विवाद होगा वो भी हम देखेंगे कि नागौर में इस समय एक शासक है जिसका नाम है फिरोज खां। उसका नाम क्या है? फिरोज खां। तो नागौर का फिरोज खां के साथ में इसका संघर्ष होता है, लेकिन फिर एक युद्ध की स्थिति बनती है और यह टाइम था 1428 ईस्वी। इसको हम बोलते हैं रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं अपने इसको? रामपुरा का युद्ध 1428 ईस्वी में हमारे महाराणा किसने लड़ा था? महाराणा मोकल ने लड़ा था। यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, इसके एक शत्रु, गुजरात का शत्रु बैठा हुआ है। गुजरात का एक शत्रु, गुजरात के अंदर अहमदाबाद पड़ता है, वहां का शत्रु था जिसका नाम आता है अहमद शाह। जिसका नाम क्या आता है? अहमद शाह। अगर अहमद शाह दो आ जाते हैं तो इसका उत्तर होगा अहमद शाह फर्स्ट। अहमद शाह कौन सा? फर्स्ट था। इसके साथ में इसका आगे युद्ध की स्थिति बन रही थी, यानी ये दोनों लोग इसके क्या बने हुए हैं? शत्रु बने हुए। लेकिन इसके साथ में लड़ता हुआ तो आगे एक जिलवाड़ा नामक स्थान की हम बात करेंगे। कौन सा स्थान है? जिलवाड़ा नामक स्थान की बात करेंगे। तो ये आगे टाइम होगा 1433, जिलवाड़ा का युद्ध। यानी जिलवाड़ा नामक स्थान पे केंद्र बनाए हुए थे और इसी में षड्यंत्र करेगा इनके कोई अंदर का व्यक्ति और महाराणा जो मोकल की हत्या कर देगा। लेकिन मारने से पहले महाराणा मोकल के वो काम जाने हम कि महाराणा मोकल ने और क्या काम किए थे। महाराणा मोकल के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, कुछ अच्छे अच्छे शिल्पकार रहते थे, क्योंकि महाराणा जो मोकल है उसके समय में जो समदेश्वर मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो उसमें शिल्पकारों की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा, जो महाराणा मोकल है तो इसके समय में जो शिल्पी है, इसके समय में जो शिल्पी है उसमें दो तीन नाम अपने को ध्यान में रखना है। उसमें दो तीन नाम अपने को इसमें ध्यान रखना है। एक का नाम क्या है? विशल है। एक का नाम क्या है? विशल है। एक का नाम क्या है? मन्ना है। एक का नाम क्या है? फन्ना है। याद रखिएगा, मन्ना, फन्ना, विशल, ये क्या है? ये शिल्पी हैं। और ये किसके शासनकाल से संबंध रखते हैं? ये महाराणा मोकल के शासनकाल से संबंध रखते हैं। महाराणा मोकल के ये क्या माने जाते हैं? शिल्पी, जिसने काफी मंदिरों का क्या करवाया था? शिल्प के काम करवाया था। और इसी समय में देखते हैं, इसके समय में विद्वानों की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छे, जिसकी बात हमने झोटिंग भट्ट की भी बात पहले हम धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट की बात महाराणा लाखा से की, उसी परिवार के जो आगे जो लड़के हैं इसके विद्वान भी बन जाते हैं आगे। तो उसमें देखते हैं तो इसके समय में जो विद्वान है तो उसमें आता है योगेश्वर भट्ट हैं। यानी एक तो योगेश्वर भट्ट परिवार का संबंध महाराणाओं से हमेशा ही रहा है, ध्यान रखिएगा। और एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम आता है विष्णु भट्ट। तो ये दोनों भट्ट भाई किसके समय के माने जाते हैं? महाराणा मोकल के दरबार में ये लोग रहा करते थे।
ठीक है। और दूसरे तरफ हम देखेंगे कि भाई इसके समय में जो शिल्पकार थे वो भी हमने 2-3 लोगों की बात की है। तो अब हम चलते हैं साहब, एक मंदिर बनाते हैं यहाँ पे, और उस मंदिर का नाम आप सब जानते हो साहब, वो शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये शिव का मंदिर है, और इसे हम कहते हैं मोकल मंदिर। क्या बोलते हैं? इस मंदिर को हम मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले इसे क्या किस नाम से जाना गया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसी मंदिर को नामा जाता है समिदेश्वर मंदिर। किस नाम से? समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर और मोकल मंदिर। देखो महाराणा जो मोकल आते हैं, महाराणा मोकल 15वीं शताब्दी के शासक माने गए हैं। याद रखिएगा, अगर मैं शासनकाल नहीं लिखा तो यहाँ लिख सकते हैं 1421 से लेकर 33 तक का टाइम है। 1421 से लेकर 1433 तक का टाइम था। जो हमारे महाराणा थे, इस महाराणा ने क्या किया था? इस महाराणा के दरबार में अच्छे अच्छे शिल्पकार थे, अच्छे अच्छे विद्वान थे, और अच्छे अच्छे युद्ध लड़े हैं, अच्छे अच्छे युद्ध लड़े हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, जो मंदिर का प्रश्न आता है तो काफी मंदिरों के साथ में, और एक लिंग जी के मंदिर का जो चारदीवारी का काम है वो भी महाराणा मोकल ने बहुत बढ़िया से करवाया था। तो उनका ध्यान शिल्पकारों की तरफ रहा था, अपने उस जो स्थापत्य कला उसके तरफ इसने अपना ध्यान दिया था, और युद्ध में इनमें नजर बनाई हुई थी। नागौर क्षेत्र को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, उन तुर्कों को इसने अपनी जुत्ती के नीचे रखने का काम किया था। और उसके बाद में जो गुजरात अहमदाबाद क्षेत्र है, अहमद शाह जो प्रथम है, उसके खिलाफ इसने बगावत की थी। तो इसने जिलवाड़ा नामक स्थान पर अपनी सेना को लेकर पहुंचता है, और दुर्भाग्यवश इसके ही अपने लोग इसकी क्या करेंगे? हत्या करेंगे। वो भी हम देखेंगे वो कौन लोग है। लेकिन इससे पहले अपने शादी करवा देते हैं, मरने से पहले। देखिएगा, मरने से पहले इसकी शादी हो जाती है, बहुत छोटी आयु में हो जाती है, सौभाग्य देवी से। याद रखिएगा, सौभाग्य देवी इसकी पत्नी है। कि महाराणा मोकल है ना, ये 25-26 साल की उम्र में तो मर जाता है। देखो, 12 साल की उम्र में राजा बना था, 13 साल में शादी हो गई थी, यानी लड़का हो जाता है। जब मरता है ना, 10 साल का इसका लड़का भी है। तो सोचो कि कितने छोटी आयु में सब कुछ काम इसने कर लिया था, ऐसा देखा गया है। तो यहां देखेगा, महाराणा मोकल को माना गया है कि 12 वर्ष की उम्र में क्या बने थे? शासक बने थे। और शासक कब बने थे? ये 1421 ईस्वी में बने थे। और 1421 में जब शासक बनते हैं तब लगभग 12 साल की आयु मानी गई है। और उसके बाद में लगभग देखें तो इसने कितने साल शासन किया होगा? लगभग 13 साल शासन किया था। कुल 25 साल की आयु मानी जाती है। महाराणा मोकल युवावस्था के अंदर चल बसते हैं, लेकिन चल बसते नहीं हैं, लोगों ने बसा दिया था। अब आगे इसमें देखिएगा, तो अब हम यहाँ पहुंचते हैं साहब, शादी हो गई सौभाग्य देवी से, और सौभाग्य देवी की शादी हुई तो उसका एक लड़का हुआ था, और उसका नाम आता है महाराणा कुंभा। इसका एक लड़का होगा, उसका नाम क्या होगा? महाराणा कुंभा। अर्थात इसका एक लड़का, इसकी महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी, और महाराणा मोकल इसके क्या रहेंगे? पिता रहेंगे। लेकिन अब साहब ले चलते हैं गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ हमें लड़ाना है किसको? महाराणा जो मोकल हमारे युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन इसी समय इनके घर के ही लोग, उनमें चाचा और मेरा का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चाचा व मेरा, ये दो ऐसे लोग हैं जो महाराणा मोकल की रंजिश के चलते हत्या करेंगे, लेकिन इनको भड़काने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है उसका? महपा पंवार ने भड़का दिया महाराणा मोकल के खिलाफ। किसको? चाचा मेरा हत्या करेंगे महाराणा मोकल की 1433 में जिलवाड़ा में। इसका मतलब महाराणा मोकल मर जाते हैं जिलवाड़ा अभियान में। महाराणा कुंभा को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन महाराणा कुंभा यहां बच निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम देखते हैं कि महाराणा मोकल इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनका इतिहास इसी के साथ में खत्म होता है। और अगली कड़ी में हम आगे देखते हैं तो शुरू हो जाता है महाराणा जो कुंभा है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा का जो नाम है बड़े गर्व से लिया जाता है। राजस्थान के इतिहास के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल हम किसका कहते हैं? महाराणा कुंभा का शासनकाल कहते हैं। 84 में से 32 गिरदुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा अकेले ने करवाया था। न जाने कितनी उपाधियों का जनक मानते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो महाराणा कुंभा आगे किस प्रकार से अपने पिता की हत्या का बदला लेगा, किस प्रकार से रणबल के हाथ में जो शक्तियां हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, क्या रणबल महाराणा कुंभा को मारने का प्रयास करेगा, तमाम विषय है महाराणा कुंभा के दिमाग में। तो सबसे पहले हम दो समस्याओं से अवगत कराएंगे, दो बड़े प्रकार की समस्या के अंदर रखेंगे किसको? महाराणा कुंभा को। और आप सब जानते हो महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी है। और पिता का नाम क्या है? तो आप सब जानते हो महाराणा मोकल है। और 10 साल की आयु में वो क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अब अपने, तो उसमें आएगा नाम महाराणा कुंभा। क्या नाम आएगा भाई? महाराणा कुंभा। तो अब इसमें अपने देखते हैं आगे,
महाराणा कुंभा। देखिएगा समय थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, महाराणा कुंभा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका शासनकाल थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 ईस्वी। इसका मतलब है महाराणा कुंभा का समय कितना माना जाएगा, 1433 से लेकर 1468 में। ओके, अब इसमें देखिएगा सबसे पहले हम यहां ध्यान देंगे माता, इसके माता का नाम क्या था, सौभाग्य देवी। क्या नाम था, सौभाग्य देवी। और पिता कौन थे, तो पिता में हमने अभी भी पढ़ा है महाराणा मोकल। ओके, अब देखिएगा ये बात हमने पहले भी कर ली थी, कितने साल के शासक बने हैं, 10 साल की उम्र में शासक बने हैं। 10 साल की जो उम्र है उसमें क्या बने हैं, शासक बने हैं। देखिए मित्रों शासक कब बने हैं, शासक बने हैं 1433 में, और इसके पिता की हत्या भी हुई थी 1433 में। बात समझ में आ रही है तो यस बोल दीजिएगा, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल नो बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं। अब इसमें देखिएगा महाराणा कुंभा से हम दो ही बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कि महाराणा कुंभा के सामने 10 साल का बच्चा अब क्या सोच रहा है, इसके सामने समस्या है एक तो रणमल, एक समस्या क्या है, रणमल का प्रभाव। ये बात ध्यान रखिएगा, एक समस्या ये है, एक है जो चाचा व मेरा, एक समस्या कौन सी है, चाचा व मेरा। यानी महाराणा कुंभा ने राजा बनते ही, राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने कहा मेरे पिताजी को किसने मारा, क्यों मारा, एक नंबर। दूसरा उसने कहा कि मैं जितनी भी पावर है महाराजा की मैं स्वयं उसको लेना चाहता हूं, मैं किसी भी बिचौलिए को रखना नहीं चाहता हूं। वो जानते थे भली भांति कि रणमल से किनारा किस प्रकार से किया जाएगा। रणमल का हसेब बढ़ता जा रहा था मेवाड़ की राजनीति में, तो सबसे पहले इसके दिमाग में दो ही काम थे, और सबसे पहला एक नंबर काम इसने चूज किया कि सबसे पहले मैं अपने पिता के हत्यारों का बदला लूंगा। तो आप सब जानते हो महाराणा मोकल को किसने मारा था, चाचा व मेरा ने। किसके कहने पर मारा था, महपा पवार। तो याद रखिएगा सबसे पहले शासक बनते ही किसका काम किया, चाचा मेरा की हत्या कर दी, लेकिन एक शत्रु अभी भी जिंदा था। तो वो कौन था, ध्यान रखिएगा। अब महाराणा कुंभा की बात यहां पर शुरू होती है, लेकिन अब हम ध्यान रखिएगा चाचा मेरा को महाराणा कुंभा ने मारा। तो याद रखिएगा यहां जो चाचा मेरा थे, जो चाचा व मेरा थे, तो इनको जो भड़काने का काम किया था वो एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम आता है महपा पवार। क्या नाम आता है, महपा पवार नाम का व्यक्ति था। महपा भाग गया था महाराणा कुंभा से, लेकिन महाराणा कुंभा छोड़ने वालों में से नहीं है। इसीलिए ये कहां आया था, ये एक रियासत है उसके पास आया था जिसका नाम है मालवा रियासत, और मालवा में इस समय जो शासक है उसका नाम है मोहम्मद खिलजी। क्या नाम है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा ये मोहम्मद खिलजी एक नंबर का षड्यंत्रकारी था। आपको याद होगा इससे पहले जो मालवा का शासक होगा उसका नाम था होसंग शाह। इससे पहले वाला शासक का नाम क्या था, होसंग शाह था, और कुंवर चूड़ा इसी होसंग शाह के पास आया था। ध्यान रखिएगा इसी होसंग शाह का एक लड़का था जिसका नाम आता है उमर खां। बेचारा उमर खां राजा बनना था, इसका मतलब है कि उमर खां राजा बनना था होसंग शाह की मृत्यु के बाद में, लेकिन मोहम्मद खिलजी निकम्मे शासक ने उसको नजरअंदाज करते हुए गलत तरीके से मालवा की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। इसी बात से भी चिढ़ता था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कहा था कि मोहम्मद खिलजी तूने गलत किया है यहाँ पे, और उमर खां चक्कर काटता था महाराणा कुंभा के पास में कि मेरे साथ में मालवा में गलत हुआ है, और हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मोहम्मद खिलजी से लगता था महाराणा कुंभा, और इसीलिए तो महपा पवार किसके पास में भाग कर आ रहा है, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मोहम्मद खिलजी के पास में आ रहा है। चलो आने दो, अब ये आ गया इधर, इसके पास में आ गया, इसने इसको क्या दे दी साहब, इसको इसने शरण दे दी। अब शरण दे तो पीछे पीछे किसका यहाँ पर फोन आता है, तो महपा पवार का पास आता है, और महाराणा कुंभा का और मोहम्मद खिलजी के पास में भी आता है कि मोहम्मद खिलजी इस महपा पवार को वापस कर दे, ये महपा पवार मेवाड़ का अपराधी है और इसको हम दंड देंगे।
तो इसका मतलब है महपा पवार के कारण और इस व्यक्ति का ये राज्य विवाद के कारण, यहां कारण में हम इसको पढ़ेंगे मित्रों। तो कारण यहां हो गया, अब दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाएगी। महाराणा कुंभा भी विशाल सेना के साथ में आ रहा है, लेकिन इधर से मालवा से कौन आ रहा है? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट आ रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड का जहां चक्कर पड़ता है उसको बढ़िया से पढ़ लिया करो, उसको नोट भी कर लिया करो, एग्जाम में गलती होने के चांस यही रहते हैं। अब इधर देखिएगा, और एक स्थान पर अब लड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं सारंगपुर। इसको हम बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध होता है, वो होता है 1437 ईस्वी में। याद रखिएगा, अब कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर युद्ध होता है 1437 के अंदर होता है। और इसमें एक शत्रु कौन है? यहां मोहम्मद खिलजी है, और यहां से कौन आता है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर नामक स्थान पे भयंकर लड़ाई लड़ी, और इसी युद्ध में महाराणा कुंभा क्या हो गए थे? विजयी हो गए। इसका मतलब है कि महाराणा कुंभा इसके अंदर क्या हो गए थे? विजयी हो गए थे, और मोहम्मद खिलजी यहां पराजित हुआ। मोहम्मद खिलजी को बंदी बना लिया था, और इसी के साथ में अब देखिएगा, इस याद को चिरस्थायी रखने के लिए महाराणा कुंभा की राजधानी आप सब जानते हो। इस समय जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ में। और इसी चित्तौड़गढ़ में इसी याद को बनाए रखने के लिए एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ की कहानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, सारंगपुर युद्ध का क्यों होना किसके कारण हुआ, या सारंगपुर का युद्ध क्यों लड़ा गया था? उत्तर आएगा महपा पवार। अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी में, तो उमर खां और महपा पवार दोनों भी हो सकते हैं। वो आप पर प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से वो पूछ रहा है। अब देखिएगा, महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे चाचा मेरा को भड़काने वाला महपा पवार कौन सी रियासत में गया? मालवा में। मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी था। मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध होने का कारण था महपा पवार को शरण देना, किसके द्वारा? मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा। फिर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध किन किन रियासतों में लड़ा गया था? मेवाड़ और मालवा में, मोहम्मद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा में। कारण मैंने बताए, कारण को विशेष तरीके से पढ़ा करो। 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध के दौरान किसका निर्माण करवाया गया था? किस इमारत का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा और कहां पर करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और कहां पे करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ में। किस युद्ध के दौरान करवाया गया था? सारंगपुर युद्ध के दौरान करवाया गया था। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जितनी भी बातें हमने पढ़ी है साथ साथ में थोड़ा सा नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और आगे जो भी इसका पार्ट है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे महाराणा कुंभा को। आज हमने 2-4 मिनट इस पर चर्चा की है, तो कल हम इसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ेंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे राजस्थान और कंपटीशन में कोई भी आपका जो पेपर है उसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो महाराणा कुंभा को जरूर फोकस करते रहते हैं। तो जरूर महाराणा कुंभा के जितने भी कम से कम 150 से 200 प्रश्न बनते एग्जाम के अंदर, ऑल ओवर हम देखें तो, या पुराने जो पेपर को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उनको भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से महाराणा कुंभा से हमारे एग्जाम के जो अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी अध्ययन कीजिएगा। एक आप जो भी स्टडी करते हो, जिस तरीके से करते हो, तो पुराने पेपर जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर, देखो राजस्थान का इतिहास है वो किसी अलग एग्जाम के लिए वो बदल नहीं जाएगा, वो चीज़ एक ही रहती है। उसमें हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, आप उस प्रकार से उसको पढ़ेंगे। और जो पुराने पेपर है 3-4 सालों के, उनका साथ में आप अध्ययन करते रहें, ताकि आपको समझ बनी रहे कि इस टॉपिक के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जरूरी है, आपका पास में सिलेबस होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस रखो पास में, कौन सा सिलेबस के अंदर चीज़ें दी गई हैं और किस तरीके से दी गई हैं, और उसके जो आपका है पीछे के जो पेपर है 3-4 वर्ष के, उनको भी साथ में रखो। ये 2 स्टेप आपको साथ में करने हैं। और अगर आपने सिलेबस, कम से कम सिलेबस को 3 या 4 बार पढ़ो, बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो समझ है जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उस कंपटीशन में उतरने से पहले उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। कौन सा जो टॉपिक है, कितने अंक बार का है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और पीछे जो एग्जाम है उनके अंदर कौन से टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न हमसे दिए जा रहे हैं। तो ये बात आप एक अच्छे कंप्यूटर की पहचान होती है। सीधा रट्टा मारने से भाई एग्जाम फाइट नहीं होता है, और मनोरंजन के लिए कोई चीज़ देखने से नहीं होता है। पसीना आएगा भाई, ठीक है ना, जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक पसीना चलेगा, उस दिन आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और आप खुद पे आत्मविश्वास जगाइएगा,
मेहनत देखो, कोई भी सर्विस है, जब व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो उसका एक वो निचोड़ होता है। आप मेहनत कीजिएगा, जितनी मेहनत करोगे वो कम है, और जब आप स्वयं मेहनत करोगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई गलती करोगे। जब हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमें आत्मविश्वास नहीं होगा कि ये होगा कि नहीं होगा, हाँ एक नेगेटिविटी है जो वो निकाल दो। क्या है, कौन लोग बैठेंगे, कितने बैठेंगे, लाखों बैठेंगे, इतने फॉर्म रहेंगे, ये चीज हमारे विषय की नहीं है। हमारे पास में सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी होनी चाहिए। स्टडी के लिए पूरा का पूरा पसीना बहादो, मनोरंजन करने के लिए लाइफ बहुत लंबी पड़ी है, उसको हम देखते रहेंगे, करते रहेंगे, सब चलता रहेगा। लेकिन ये जो आपका स्टडी ड्रीम्स होता है बहुत छोटा होता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, वैकेंसी आगे पीछे होती रहती हैं, तो साल के साल आगे पीछे धक्के लग जाते हैं। तो जो हमारा श्रवणकाल होता है, स्टडी का जो टाइम होता है या स्टडी जो पीरियड होता है हमारा, वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ पढ़ो वो उस तरीके से पढ़ो, और आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए और पुराने पेपर होना चाहिए। फिर आप जो भी क्लास, जिस भी चैनल, जो भी चीज़ देखते हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। और बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में।